अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और जो दीगर हैं उनके तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने स्पीकर और चेयरमैन से रिपोर्ट तलब की है जिसकी रोशनी में वो स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट समेत दीगर की जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ उस पर अवामी तनकीद के बाद इसे मुआशी फहाशी करार दिया था। उनका यह कहना था कि आम आदमी की जिंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत और आबरू उन्हीं की मरहून मिन्नत है। कौमी असम्बली ने दूसरी तरफ कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ये तनख्वाहें बढ़ाने का जो इल्जाम है उससे मुस्तरद कर दिया और कहा है कि कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के पास स्पीकर या चेयरमैन की तनख्वाहें बढ़ाने का कोई इख्तियार नहीं है। कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट खुद से अपनी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से सेक्रेटेरिएट जराये का कहना है कि यह मंजूरी खुद वफाकी हुकूमत ने दी। वजारत पार्लिमानी अमूर ने तनख्वाहों और मराद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। अब इसके साथ साथ जो बजट पर बात हो रही है उसमें एक अहम मामला आईटी सेक्टर का है और आईटी सेक्टर इस बजट को बुरा करार दे रहा है। ऑनलाइन अब फ्रीलांसर्स और सोशल मीडिया से कमाई करने वाले जो हैं वो भी अब टैक्स रडार में आ गए हैं और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन पाशा ने आईटी इंडस्ट्री से मुतालिक जो वफाकी बजट है उसे भी मुस्तरद कर दिया है। पाशा के चेयरमैन सज्जाद मुस्तफा सैयद का यह कहना है कि यह बजट आईटी इंडस्ट्री को तबाह कर देगा। मुस्तकिल पॉलिसियां ना बनाई गई तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाना नामुमकिन हो जाएगा। एक और मामला सोलर पैनल्स का है। इस पर रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने आज ये कहा है कि सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स को पीपल्स पार्टी मुस्तरद करती है। मौजूदा महंगाई में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा भी नाकाफी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी ने भी कहा कि हुकूमत एक तरफ क्लीन एनर्जी को फरोग देना चाहती है तो दूसरी तरफ सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। वफाकी बजट में सोलर पैनल्स पर 18% टैक्स की तजवीज के बाद दुकानदारों ने सोलर पैनल्स की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। इसी तरह जुड़ी एक डेवलपमेंट और हुई कि IMF ने कौमी असम्बली से मंजूरी के बगैर मुख्तलिफ जिनमें दिफा का मामला शामिल है, IPPs हैं और दीगर मदें शामिल है, वहां पर 344 अरब रुपए की ग्रांट्स देने पर तहफुजात का इजहार कर दिया है। जरा के मुताबिक IMF ने कौमी असम्बली से मंजूरी के बगैर इन अखराजात को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया है। वफाकी हुकूमत ने रवा माली साल 344 अरब 64 करोड़ रुपए के इजाफी जो है वो रकम जो है वो खर्च करनी है। बिजली के शोबे में IPPs को 115 अरब रुपए की ग्रांट जो है वो दी गई है। दिफाई अखराजात के लिए 59 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी भी जो है वो तलब की गई है। अब ये जो IMF के साथ मामला है और इसके अलावा सोलर पैनल्स का, डिजिटल इकोनॉमी का जो इशू है और ये तनख्वाहों वाला मामला, इस पर बात करने के लिए जो है वो साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब इस वक्त मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मिफ्ताह इस्माइल साहब, एक तो अपने लोगों ने कुछ तनकीद की है, अपने वज़रा कह रहे हैं कि तनख्वाहें नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन ये जो चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली और इनके जो डेपुटीज हैं उनकी तनख्वाहों का जो मामला है, वज़ीर आज़म ने भी इस पर नोटिस लिया है कि कैसे बढ़ गई जो है वो ये तनख्वाहें। आप इसको मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ये बहुत गैर जरूरी और गैर वक्ती था? गैर जरूरी तो कहें या ना कहें, लेकिन बेहिसी का तो एक मुजाहरा है ना ये, कि इस वक्त जब आप कौम से वज़ीर आज़म साहब ये कहते हुए नहीं थकते कि हमको कमर कसनी है, हमको कुर्बानी देनी है, हमको गुजारा करना है मुश्किल वक्त में, जब आप कौम से गुजारा कर रहे हैं तो आपने वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये काबीना में फैसला फरमाया कि इनके तमाम वज़राओं की तनख्वाह 188% बढ़ा दी गई। और जब मई में ये फैसला इन्होंने फरमाया था तो इन्होंने कहा 1 जनवरी से बढ़ा दी गई। तो वज़ीर आज़म साहब को उस वक्त ये शायद ज़रूरी महसूस हुआ होगा। पंजाब की हुकूमत ने, जो कि उनकी भतीजी चलाती है, उसने MPAs और MPAs की तनख्वाह बढ़ा दी और वज़राओं की तनख्वाह बढ़ा दी, शायद 9 गुना बढ़ा दी। तो फिर अब चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह बढ़ गई और स्पीकर की तनख्वाह बढ़ गई और थोड़ा सा मामले के अंदर बात आ गई तो वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया। लेकिन मेरे ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में तो ये पहले से होगा। वज़ीर आज़म साहब के तो सामने खुद इन्होंने मंजूरी दी है 188% तनख्वाह बढ़ाने की। तो यही बात है ना कि किस मुंह से आप अपनी तनख्वाहें तो 188% बढ़ाते हैं और जब रिलीफ नौकरी पेशा लोगों को देने आती है
तो 38.5% का जो टैक्स होता है सैलरी का, उसको आप कम करके 38.15% कर देते हैं, यानी कि 0.35% टैक्स कम करते हैं। और कंपनियों के ऊपर आप 61% से 60.5% करते हैं, आधा फीसद टैक्स कम करते हैं। और अपनी तनख्वाहें जब इतनी बढ़ाते हैं तो लोगों को तजाद तो नजर आता है ना, कि आपकी तरजीहात में भी तजाद है और आपकी कॉल ऑफ फेल में भी तजाद है। अच्छा, लेकिन ये जो कॉस्ट ऑफ रनिंग गवर्नमेंट है, ये बड़ा पुराना मामला है मिफ्ता इस्माइल साहब। हर हुकूमत इस पर बात करती है, पीपल्स पार्टी भी इस पर बात करती रही, वजारतें खत्म करें, डेवोल्यूशन हो गई है, 18वीं तरमीम है। ये क्या वजह है? क्या ये हुकूमतों के लिए मुश्किल होता है या फिर ये हुकूमतें करना ही नहीं चाहती? अच्छी हो सकती है, करना नहीं चाहता। मैं आपको एक नंबर दे देता हूँ कि ये जो कॉस्ट थी वो 700 अरब रुपए तकरीबन थी 2 साल पहले। मियां शहबाज शरीफ ने 22% इसकी इंक्रीज करके 830 अरब रुपया कर दी लास्ट ईयर। तो 22% इंक्रीज करी आपने, जस्टिफाई ये करा कि पिछले साल महंगाई बहुत थी, अफराद-ए-ज़र बहुत था। अब जब 830 अरब रुपए आपने कर दिया, जो 22% बढ़ाया था, इस साल पता चली कि अफराद-ए-ज़र तो 4.5% है, लेकिन फिर भी आप 830 में भी आप पूरा नहीं कर सके और आपने 880 अरब रुपया खर्च कर दिया, बल्कि सॉरी 868 अरब रुपया खर्च कर दिया। तो आपने उस जो एग्जैजरेटेड एलोकेशन था उसको भी ब्रीच करा और 838 पे पहुंचे, 868 पे पहुंचे, और इस साल आपने 971 अरब रुपया रख दिया। उसके ऊपर आपने पिछले साल के एलोकेशन के मुकाबले में 16% बढ़ा दिया। जब आप खुद ये फरमा रहे हैं कि अफरात-ए-ज़र या इन्फ्लेशन 5.5% है, तो 16% इंक्रीज की क्या जरूरत थी? तो ये इसी तरह आपने जो है वो पीएसडीपी जो है वो आपने पिछले साल 800 अरब रुपया इस साल रमा माली साल में खर्च करेंगे, अगले साल आपने 1000 अरब रुपया रख दिया, तो 25% आपने पीएसडीपी बढ़ा दिया। सो आप तो कहीं पर भी कटौती नहीं कर रहे। आपने तो एमएनएस और एमपीएस के प्रोजेक्ट 70 अरब रुपए के इस साल रखे हुए हैं वफाक के बजट से, और ज्यादातर तो सूबों के बजट से आते हैं। 800,000 अरब रुपया सूबों ने रखा होगा। तो ये इस वक्त ये मौका महल था 100,000 अरब रुपया खर्च करने का, एमएनएस को और एमपीएस को नालियां बनवाने का, जिसमें से 80% लोग तो फॉर्म 47 की पैदावार है। अच्छा, राइट। लेकिन अब एक डिजिटल इकोनॉमी के हवाले से बहुत ज्यादा बात चल रही है और वहां जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस भी तनकीद कर रहे हैं। आर्गुमेंट ये है कि अब वक्त आ गया था कि इन पर अब इनको टैक्स नेट के अंदर जो है वो लेकर आया जाए। क्या वाकई आपको लगता है कि यहाँ पर टैक्सेस जो है वो ठीक है, वक्त आ गया था, या फिर आपको ये लगता है कि हुकूमत अभी भी जो है वो जल्दी कर रही है और इन टैक्सेस का जो है वो जो डिजिटल इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उस पर फर्क पड़ेगा? एक इसमें एक सेक्टर तो है जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस या डिलीवरी करते हैं। आजकल काफी बच्चों को काम भी मिलता है, हमारे मोटरसाइकिल सवार राइडर्स वगैरह, बाइकिया बेचारे जो चला रहे होते हैं, उनको ये मिलता है। इस पस मंजर में देखिए कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में 28% है, 18 मिलियन बच्चों को नौकरी नहीं मिली है। आप जो तरक्की की क्लेम कर रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन जो आप क्लेम कर रहे हैं 2.68%, उसके तहत आपने 7-8 लाख नौकरियां बनाई होंगी पाकिस्तान में नई, और पाकिस्तान में बच्चे 30 लाख बच्चे इस उम्र के हो गए हैं कि जो नौकरी की तलाश में। तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बहुत बढ़ गई है। अब एक ऑनलाइन लोगों ने कुछ काम शुरू करा कि एक मोची है, वो 2-4 जूते बना देता है, या छोटी सी उसका कोई दुकान थी, वो 2-4 पेशावरी सैंडल बना लेता है। उसको कोई ऑनलाइन पे बच्चा तस्वीरें अच्छी बना के वेबसाइट पे लगाता है, तो वो पेशावर में चप्पल बन रहे हैं, वो कराची भी बेच लेता है, लाहौर भी बेच देता है, दुनिया भर में कहीं बेच देता है चप्पल। तो 4 पैसे उस मोची को भी मिल जाते हैं, उस बच्चे को भी मिल जाते हैं। क्योंकि उसको आपको पनपने देना चाहिए था, उसको आगे बढ़ने देना चाहिए, आपने उसको यहीं पे पढ़ लिया। हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है हुकूमत पाकिस्तान उसको इसलिए नहीं, ये नहीं सोचती कि इससे मईशत बढ़ जाएगी, वो सोचती है यार ये मेरा एक रेवेन्यू का और वो आ गया। वो जो बदमाश नहीं होते मोहल्ले के, वो इस तरह हो गए कि कोई नई दुकान खुली, आपने उससे भत्ता लेना शुरू कर दिया। मतलब ये सीरियसली अमन कमेटी याद दिला रहे हैं हमको, पीपल्स पार्टी की कराची वालों को, या माजरत के साथ एमक्यूएम याद दिला रहे हैं कि बस और कुछ हो या ना हो भत्ता जरूर लेना है। तो ये इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं
अभी तो अच्छा। ये शुरू हुआ है बिजनेस, इसको 2-4 साल ठीक। चलने देते, 2-4 साल बाद इनको टैक्स नेट में ले आते, बेचारों को सारी जिंदगी टैक्स भरना है। हाँ। इसके अंदर कुछ हमारी बहनें होती हैं जो घर में कपड़े वपड़े खरीद के बाजार से लाती हैं, कुछ सीती हैं, कुछ कढ़ाई शढ़ाई करती हैं, वो भी ऑनलाइन बेचने चाह रही होती हैं। मतलब ये जी। शुरू में इसको बिजनेस को मार दिया। और ये जो लड़के जो बेचारे वो करते हैं, आपके आउटसोर्स करते हैं अपनी सर्विसेज बाहर के मुल्कों में, हाँ। फ्रीलांसिंग, ये इसलिए कर रहे हैं बेचारे कि इनको यहाँ नौकरियां नहीं मिलती हैं। आपने यहाँ पे रोजगार नहीं दिया, बाहर का वीजा नहीं मिल रहा, तो यहाँ बैठे बैठे कर रहे हैं, यहाँ ज़र मुबादला आ रहा अच्छा। है। यार खुदा का खौफ करो, इन लोगों को तो ठीक है। बेचारों को बख्श दो। ठीक है। और ये जो सोलर पैनल्स के हवाले से बहस है, पीपल्स पार्टी भी तनकीद कर रही है। अब पहले भी इन्होंने कोशिश की थी उसकी मीटरिंग के हवाले से रेट पर, आपको लगता है यहाँ पर टैक्स लगाना बनता था? कुछ अर्से पहले आपको पता है कि हुकूमत ने सोलर की जो कीमतें लोगों से दे रहे थे, लोग सोलर बिजली की, उसकी कीमतें भी कम करने की कोशिश की थी और उसके ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की थी। अवाम पाकिस्तान, हमारी पार्टी और मैंने बज़ाते खुद इसके ऊपर काफ़ी कोशिश की और अल्लाह की मेहरबानी से हमारी मेहनत रायगा नहीं गई और हुकूमत को पीछे हटना पड़ा उस अपनी पॉलिसी से। लेकिन हमारी हुकूमत की वही सोच है ना कि अगर कंज्यूमर के लिए आसानी हो गई, एक तो आप तो 60 रुपए की बिजली बेच रहे हैं, वो बेचारा घर में अपनी 15 रुपए की बिजली बना लेता है 10 रुपए की सोलर पैनल के लगाने की। तो आप ये नहीं करते कि आप कॉस्ट अपनी कम कर देते हैं 60 रुपए से, आप बोलते नहीं तुमको हम 15 रुपए की नहीं बनाने देंगे, हम तुमसे ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि हम सेल टैक्स लगा रहे हैं इंपोर्टेड के ऊपर, ये बहाना कहते हुए कि हम लोकल के ऊपर सेल टैक्स था तो हम इंपोर्टेड के ऊपर भी लगा रहे हैं। एक तो लोकल बनते नहीं है सोलर पैनल्स, और अगर लोकल के ऊपर था और इंपोर्टेड के ऊपर इसलिए लगा रहे हैं कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड में करें, और ये बात तो ठीक है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तो आप इंपोर्टेड के ऊपर नहीं था, आप लोकल के ऊपर भी हटा देते। मतलब ये भी तो हो सकता था ना कि आप उधर से, अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड करनी थी तो आप लोकल इतना बनता भी नहीं है, लोकल के ऊपर बना देते। और ये मालूम करें कि ये सेल टैक्स हटाया किसने था? तो सेल टैक्स हटाया भी शहबाज शरीफ ने था, तो फिर आज वापस डाल दिया। तो क्या वो पॉलिसी गलत थी या आज की पॉलिसी गलत है? ठीक है। और लास्टली आपने अपना आर्टिकल भी एक उस पर लिखा, तो आपको ये लग रहा है कि हुकूमत ने रिफॉर्म्स का जो है वो मौका एक ज़ाया कर दिया। क्यों आपको लगता है कि ये जो वक्त है ये एक आइडियल मौका है हुकूमत के लिए जो है वो रिफॉर्म्स का, लेकिन बावजूद इसके कि मौका होने के बावजूद हुकूमत ये कर नहीं रही? मैं वजीर था ना, वजीर खजाना, तो $105 का दुनिया भर में खाम तेल मिल रहा था। जो ब्रेंट की प्राइस थी पर बैरल $105 पर बैरल थी। आज वो $65 की हो गई है, 60, 65, 70 के दरमियान होती है। ठीक, तो आपकी जो कॉस्ट है ऑयल इंपोर्ट की वो तकरीबन 30-40% कम हो गई है। वीट, गंदम, कपास, इन सब की हिस्टोरिक लॉस पे आजकल प्राइसेस चल रही हैं। तो हमारे जो प्रेशर था करंट अकाउंट डेफिसिट पे वो तकरीबन खत्म हो गया है। हम उस वक्त IMF में नहीं थे, हम टीवी शोज पे आते थे तो सबसे पहले सवाल होता था कि डिफॉल्ट होगा कि नहीं। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कोई दुश्मन भी नहीं कह सकता कि हम खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारी मईशत इतनी स्टेबल हो गई है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक हो गए हैं, हमारे रिजर्व ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हमारी कोई ऐसा प्रेशर नहीं है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे। अब जबकि ये सूरत हाल है, उसके बाद सियासी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट पूरी हुकूमत के साथ खड़ी हुई है, कोई अपोजिशन असम्बली में खास तौर नहीं है, PTI एकदम बिखरी हुई है, कोई ज्यादा बात करे तो डाले आ जाते हैं। तो मसला क्या है इनको? अगर आज भी आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते, आपने ये देखा है कि 15 साल से पाकिस्तान दुनिया से पीछे जा रहा है। हर साल हमारे हम पल्ला ममालिक आगे निकल रहे हैं, हम वहीं के वहीं खड़े हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे। पिछले 3 सालों में हम हर साल गरीब हो रहे हैं, पर कैपिटल GDP पाकिस्तान की कम हो रही है। 3 साल से हमारी कुव्वत खरीद कम हो रही है, हमारी औसत आमदन कम हो रही है। तो हम दुनिया के मुकाबले में तो पीछे जा रहे थे, हम अपने आप के मुकाबले में पीछे जा रहे हैं। आपको ये यकीन है, शिद्दत से सबको पता है कि रिफॉर्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान गलत राह पे पीछे ही जाता रहेगा। आपने रिफॉर्म नहीं किए, आपने कौम का वक्त ज़ाया किया। हम उस इर्रिवर्सिबल डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं कि जहां से वापस नहीं आ सकेंगे। हम कॉन्गो बन जाएंगे, हम वो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री बन जाएंगे जिधर कुछ भी आगे नहीं बढ़ती चीजें, जिसमें हुकूमत बच्चों की मुस्तकबिल का नहीं सोच रही होती, अपनी कुर्सी का सोच रही होती है। शायद ये भी इसी तरह सोच रहे हैं।
तो अगर आज हम रिफॉर्म नहीं कर सकते थे, हमने पेंशन रिफॉर्म्स की बात की, हम फेल हो गए, हमने राइट साइजिंग की बात की, हम फेल हो गए, हमने निचकारी की बात की, हम फेल हो गए, हमने डेवोल्यूशन की, वजारतों की बात की, हम फेल हो गए, हमने लोकल गवर्नमेंट्स की बात की, हम फेल हो गए। कौन सी दुनिया में, मुल्क में, ऐसी इतने बड़े मुल्क में लोकल गवर्नमेंट ना हो? 10 में से 8 बच्चा आपका दो जुमले उर्दू जबान में नहीं पढ़ सकता। आपका 2,60,00,000 से 70 लाख बच्चा जो है वो 40% हो गया, स्कूल जाने के उम्र का बच्चा स्कूल में नहीं है। आप तो कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। दुनिया आईटी की तरफ जा रही है, आप बात करते हैं आईटी की, लेकिन आपके बच्चे तो पढ़े लिखे ही नहीं है। आपकी हुक्मरानी तो कंप्लीटली नाअहल है, नालायक है, फेल हो चुकी है। तो अगर अब भी आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, अब भी आप सुधार नहीं लेके आएंगे, तो कब लेके आएंगे? और बजट आपके पास एक बेहतरीन, ठीक है, तो आपको लगता है यही वो वक्त था कि जब रिफॉर्म्स जो है वो आनी चाहिए थी? राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे साबिक वजीर खजाना बजट से जुड़े मामला पर। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी बजट पर तनकीद कर रही है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने के हवाले से पीटीआई बजट को एक मौके के तौर पर भी देख रही थी, लेकिन हालिया दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़े जारहाना बयान दिए गए। गुज़िश्ता रोज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि इस बार तहरीक में मुसल्ला होकर आएंगे। अब अगर हमें गोली मारेंगे तो हम भी मारेंगे, हमारा सबर जवाब दे गया है। उनका यह कहना था कि तमाम इदारों का 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को खत्म कर दो। प्लान मैंने बताना भी नहीं है, क्योंकि मैं मोटरवे पे आता हूँ तो 6 जगहों पे खड्डे मार देते हैं, 2-2 किलोमीटर रोक के पूरे पंजाब की पुलिस यहाँ ले आते हैं। और पूरे पाकिस्तान से हम आएंगे, अपने तरीके से आएंगे। इस दफा हम हथियार लेके आएंगे। मेरे मजहब ने मुझे कहा है कि मैं अपना डिफेंस करूंगा। मेरे पैसों पे खरीदी हुई गोली अगर मेरे सीने में मारी जाएगी तो फिर जो मैं अपने पैसों से गोली खरीदता हूँ, मैं हक रखता हूँ कि ऐसे बंदे को मैं भी गोली सीने में मारूं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि हमारी वाली तो फिर सीने में होगी, इन सबकी कमरों में होगी, कमरों में। मुशर्रे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सैफ ने कहा है कि जजेस का गायब होना इमरान खान के खिलाफ मुकदमात के झूठे होने का सबूत है। इस बार एहतजाजी तहरीक को संभालना जाली हुकूमत के बस से बाहर होगा। इमरान खान को कानूनी रिलीफ मिलने के इम्कानात के हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा खासे पुरुमीद थे, लेकिन ना तो 5 जून को ऐसा हुआ और ना ही 11 जून को ऐसा हो सका। अब अलीमा खान का भी कहना है कि हमें बानी पीटीआई की रिहाई आगे नजर नहीं आ रही। अब पीटीआई क्यादत की तरफ देखेंगे कि किस तरह इमरान खान को रिहा करवाया जाएगा। बानी पीटीआई तहरीक के हवाले से अपनी तैयारियों से मुतमईन है, ये तहरीक अब नहीं रोक सकते। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल्स जो है वो पहले दी, लेकिन उनके नताइज क्या आए ये एक सवाल है। वर्कर्स का प्रेशर पार्टी के ऊपर बहर तौर पर जो है वो मौजूद रहता है। अब ये जो एहतजाज का एक मरतबा फिर से ऐलान हुआ है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, इसका क्या बनेगा? रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करते रहे। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ हसन साहब सबसे पहले तो ये बताइए, जो पार्टी ने एहतजाज की जो कॉल दी है, ये तो पता है कि इमरान खान खुद इसको लीड करेंगे, लेकिन कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि किस तरह का एहतजाज होने जा रहा है, इसकी टाइमलाइन कोई वाज़े नहीं है। तो पार्टी ने इस हवाले से भी कुछ फैसला किया है? देखिए, खान साहब ने कुछ दिन पहले ये अनाउंसमेंट की थी, ऐलान किया था कि हम एक मुल्क की पुरअमन एहतजाज जो है वो करेंगे, और इसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को डेजिग्नेट किया था कि वो इसका प्लान तैयार करें और उनके साथ शेयर करें। तो बाकी जो उसके खदोखाल हैं वो उस प्लान की तैयारी के बाद जो है वो सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त तक जो चीजें क्लियर हैं वो ये है कि ये एक पुरअमन मुल्कगीर एहतजाज होगा। कोई किसी एक शहर के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा या 2 शहरों के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। फोकस इस तहरीक का जो है वो सारा मुल्क होगा, यूसी लेवल के ऊपर, तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, एंड ऑफ कोर्स नेशनल लेवल के ऊपर। तो इस लिहाज से ये हमारे जो माजी के एहतजाज हैं उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। लेकिन अभी ये एक जिसे कहना चाहिए प्रिपैरेटरी स्टेज है, तैयार हो रहा है, खदोखाल इसके तैयार हो रहे हैं। जब वो खान साहब के साथ शेयर किए जाएंगे तो उसके बाद वो अपने फिर फैसले का ऐलान करेंगे कि ये जो एहतजाज है ये कब से मुल्क में शुरू करना है। ठीक है
राइट। और अलीमीन गंडापुर के बयानात के हवाले से बहुत बहस चल रही है, बहुत ज्यादा जारहाना उन्होंने बयानात उनके जो है वो सामने आए हैं। तो क्या वाकई ये भी तासुर एक जा रहा है कि पार्टी का एहतजाज इस मरतबा को बहुत जो है वो ज्यादा उसके अंदर जो है वो जारहानापन होगा? तो क्या वाकई ये तासुर दुरुस्त है? हम एक सियासी जमात है, देखिए, और हाथों में गन्स लेके सियासत नहीं की जाती। हमने पर हमेशा पुरअमन एहतजाज किया है, पुरअमन सियासत की है, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल्चर रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली होगी। वो सियासी एक बयानबाजी जो होती है वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होता है, और उसको लिटरल मीनिंग्स में नहीं लेना चाहिए। जो कुछ कहा गया है, मेरा ख्याल है कि वो एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको समझा जाए तो ज्यादा बेहतर है। एक चीज तो बनती है कि जी आप हमारे ऊपर वर्चुअली तमाम रास्ते जो हैं, पुरअमन रास्ते, वो बंद किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई की जो कमिटमेंट है वो पुरअमन एहतजाज के साथ है, जैसे कि माजी में रही है, और उसी पुरअमन एहतजाज के कॉन्सेप्ट को लेकर हमें आगे बढ़ेंगे। राइट। लेकिन ये जो पहले एहतजाज हुए हैं माजी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो कॉल्स दी हैं, आपके ख्याल में वैसे उनके नताइज, और नताइज यही हैं कि आप कहते हैं रूल ऑफ लॉ हो, इमरान खान की रिहाई हो, आपके ख्याल में क्या वजह क्या लगती है, क्यों नताइज हासिल नहीं कर सकी पार्टी? दो फैक्टर्स के मैं इसको डिस्कस करूंगा। एक तो ये कि जी जो रियासत का जुल्म और जबर था वो भी आपने देखा, जो रियासत की फस्तायत थी वो भी आपने देखी, जो रियासत के हथकंडे थे वो भी आपने देखे। वर्चुअली जो है वो गली गली बंद कर दी गई थी, शारा शारा बंद कर दी गई थी, मुल्क लॉकडाउन में चले जाते थे, और फिर जिन हालात में हमें जलसा करने की इजाजत दी जाती थी वो भी आपने सारा कुछ देखा। तो ये 76 साल तारीख पे एक बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड अप्रोच है, एक अनप्रेसिडेंटेड रवैया है जो कि रियासत पाकिस्तान ने, हुकूमत ने अडॉप्ट किया था। तो ये कभी हमने ना देखा था और ना ही इसके बारे में सुना था। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज्यादा जुल्म और जबर और फस्तायत जो है इसका मुजाहरा रियासत ने पहले किया है, किसी हुकूमत ने पहले किया है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, हमारा जो एहतजाज होता था वो एक इवेंट के ऊपर फोकस होता था कि जी संजानी में करना है, या डी चौक में करना है, या हमने लाहौर में करना है, या किसी और जगह करना है। तो ये जो अब अप्रोच है ये उससे डायमेट्रिकली डिफरेंट है। इसमें जो हमारा टेरेन है वो कोई एक शहर नहीं है या कोई एक जगह नहीं है, बल्कि सारा मुल्क है। तो जो स्प्रेड आउट होगा, तो आप ये कह रहे हैं कि वो पूरे मुल्क में जो है वो एहतजाज। लेकिन हसन साहब देखिए, इस पे बुनियादी नुकता जो था वो ये था कि जिस तरह से अभी ये तरसीलात ज़र वाला मामला है, तो तहरीक इंसाफ की कॉल थी, तहरीक इंसाफ ने कहा कि बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो मुल्क में पैसे ना भेजें। जो है वो बाद में अब हुकूमत ने इस बजट में ही क्लेम किया कि वो तरसीलात ज़र जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई हैं। और वो कहते हैं कि देखिए तहरीक इंसाफ की जो कॉल थी उसका क्या बना। तो ये पार्टी कहीं ना कहीं ये एवेल्यूएट कर रही है कि उसकी कॉल्स के साथ हुआ क्या है, या क्यों वो उतनी कामयाब नहीं हुई। तरसीलात की बात है तो अज़र साहब हमने उसको कभी पुश नहीं किया, बल्कि उसको काइंड ऑफ अबॉट हमने कर दिया था। और वो हमने कभी भी एक उसको पूरी तकदो के साथ उसको हमने फॉलो नहीं किया। दूसरा, जो ये तरसीलात में इंक्रीज हुई है उसकी एक बड़ी क्लियर वजह जो है वो ये नहीं है कि जी इस हुकूमत में ज्यादा ट्रस्ट है, ज्यादा फेथ है, जो एक्सपेक्ट कम्युनिटी है हमारी उसका, वो तो आपको पता है कि वो उनकी फीलिंग्स क्या है इस हुकूमत के बारे में। लेकिन वो पिछले 3 साल में 3 मिलियन 30 लाख बंदा जो है वो मुल्क से हिजरत कर गया है। उसमें से ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 1,50,000 लोगों ने ऑलरेडी असाइलम के लिए अप्लाई कर दिया है मुख्तलिफ ममालिक में। तो ये जो लोग गए हैं ये गरीब तबके के लोग हैं, और ये भी बाहर गए हैं क्योंकि उनका यहाँ रोटी पानी पूरा नहीं हो रहा था। वो थोड़ा कमाते हैं या ज्यादा कमाते हैं, वो अपने खानदानों को पालने के लिए वो पैसा जो है उन्होंने इन और लोगों ने भेजना शुरू किया है। तो तरसीलात में जो इजाफा है वो किसी किस्म का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हुकूमत में जाहिर नहीं करता, बल्कि सिंपली बिकॉज ये एडिशनल 30 लाख लोग जो है इस वक्त मुल्क से बाहर जा चुके हुए हैं और उनकी तरसीलात भी आ रही है। आपको लगता है ये वो वाले जो है वो लोग हैं? लेकिन अब क्योंकि बजट को तहरीक इंसाफ देख रही थी, तनकीद भी कर रही है, आपको लगता है कि जो बजट के बाद जो तबका जो है वो नाखुश है या वो जिस बजट पर तनकीद कर रहा है उनको भी आप अपनी इस तहरीक के अंदर, एहतजाज के अंदर जो है वो शामिल करेंगे? अगर इस
के लिए आप एक सेंटेंस बोलना चाहें तो वो ये है कि गरीब जो है वो गरीब तर होगा, और जो मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है जो हमारी रूलिंग बेनिफिशियरी एलीट की, वो अमीर से अमीर तर होगा। तमाम रिसोर्सेज स्टेट के जो हैं वो उनका कैपिटल ज्यादा बढ़ाने के लिए, अमीरों का कैपिटल बढ़ाने के लिए मुख्तस कर दिए गए हैं, और जो गरीब है उसके लिए रोटी पानी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। इस वक्त जो है वो एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने मैंने भी इनफैक्ट लिखा था लास्ट वीक कि 4 लोगों में से एक बंदा जो है वो अनएम्प्लॉयड है इस वक्त। 25% पब्लिक जो है जो कि एम्प्लॉयमेंट सीख कर रही है वो अनएम्प्लॉयड है। तो ये एम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है ये इतनी ज्यादा बढ़ेगी आने वाले वक्तों में कि आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। फिर ये कि जो रिलीफ मिला है वो मिला है जी चेयरमैन सेनेट को, रिलीफ मिला है स्पीकर नेशनल असेंबली को, रिलीफ मिला है प्रेसिडेंसी को, रिलीफ मिला है प्राइम मिनिस्टर हाउस को। ये जो इलीटिस्ट एक्सपेंसेस हैं यहाँ सारे पैसे मुख्तस किए गए हैं, लेकिन जो गुरबा की तनख्वाह बढ़ाने के लिए, आम आदमी की जो नौकरी है उसकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, उसके लिए कुछ इनके पास नहीं रह जाता, वहां पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन जहां इनकी अपनी जेबों में पैसे जाने होते हैं वहां वाफिर मिकदार में IMF भी दे देता है, वहां वर्ल्ड बैंक भी दे देता है, और भी जो IFIs है वो दे देते हैं। तो जो टोटल जो इन्वर्टेड प्रायोरिटीज है इस वक्त रियासत की, और ये सवाल के जी क्या हम ये जो इंक्रीजिंग फ्रस्ट्रेशन है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तहरीक के लिए, तो ये हम इस्तेमाल करें या ना करें, ये फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगी। अभी भी लोग जो है सड़कों के ऊपर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, बल्कि निकले भी हैं पिछले 1-2 दिनों में, जिनको मार के भगा दिया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब लोगों के घर के चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे, जो कि मैं नजर आ रहा है कि वो ऑलरेडी बंद हो चुके हुए हैं, जो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त वो आपके सामने है, तो मेरा ख्याल है कि जी एक बहुत ही ठीक है, राइट, ठीक है। आपके ख्याल में ये लोग हैं ये खुद ही जो है वो बाहर निकलेंगे। बहुत शुक्रिया, रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करें, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारत में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। भारतीय रियासत गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एयर इंडिया का एक मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे में सवार अमले के 12 अरकान समेत 241 अफराद जो है वो हलाक हो गए, जबकि एक ऐसा मुसाफिर था जो जिंदा बच गया है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी ये भारतीय रियासत गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना हो रही थी। हादसा टेक ऑफ के दौरान ही पेश आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे का जो शिकार तैयारा था उसमें साबिक वजीर आला गुजरात विजय रूपानी, 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरियों समेत 11 बच्चे भी मौजूद थे। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह तैयारा आबादी पर ही गिरा, जिसके बायस 25 से ज्यादा अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। कई हलाकतों की वहां पर भी खबर है, क्योंकि ये जो तैयारा था ये डॉक्टर्स के एक हॉस्टल पर गिरा। और भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि मुसाफिर तैयारा गिरने से जो हॉस्टल में मौजूद डॉक्टर्स थे वो भी हलाक हुए हैं, और 45 डॉक्टर वहां पर जो है वो जख्मी हुए हैं। अभी इनकी तादाद का जो तयन है वो अभी तक किया जा रहा है। रिपोर्ट्स अभी भी आ रही हैं। इस अलमनाक हादसे से मुतालिक अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की जो इब्तदाई रिपोर्ट थी उसमें भी कई इंकशाफात सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा टेक ऑफ के महज दूसरे मिनट में ही एक दरख्त से टकरा कर जो है वो नीचे की तरफ आ गया और फिर गिरकर तबाह हो गया। तैयारे के पायलट्स को हंगामी पैगामात भेजने का भी मौका ना मिल सका, क्योंकि ये अभी बहुत ही कम बुलंदी पर था और वहां पर ही काबू से बाहर हो गया। तैयारा दोपहर 1:38 पर जो है वो एयरपोर्ट से जो है वो फिजा में बुलंद हुआ था। टेक ऑफ के 1 मिनट बाद जब तैयारा तकरीबन 625 फीट की बुलंदी पर था तो उसका राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मुनक़ता हो गया और कुछ ही लम्हों बाद ये एक रिहायशी इलाके मेघानी नगर में गिरकर तबाह हो गया। बोइंग कंपनी ने इस हवाले से अपने एक मुख्तसर बयान में कहा है कि वो सूरत हाल से जो है वो बाखबर है, तहकीकात में जो है मुकम्मल ताउन करेगी। बरतानिया, पुर्तगाल और कनाडा की हुकूमतों ने भी अपने सिफारती अमले को मुतहरिक कर दिया है ताकि जो मुतासरा शहरी थे, जो लोग थे, उनके लवाहिकीन जो है उनको फैसिलिटेट किया जा सके, उनसे मुतालिक मालूमात इकट्ठी की जा सके। पाकिस्तान में भी मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस तैयारे हादसे पर अफसोस का जो है वो इजहार किया है। बहरहाल ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स, फुटेजेस जो है वो अभी तक जो है वो सामने आ रही हैं और इस पे कुछ और भी तफसीलात ऐसा लगता है कि अभी जो है वो सामने आएंगे। और जो कैजुअल्टीज़ का फिगर है उस हवाले से भी अभी हतमी राय नहीं है, ये भी कहा जा रहा है कि मजीद बढ़ सकता है।
अभी प्रोग्राम एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस तो बात होगी कि ईरान और इसराइल के दरमियान एक मरतबा फिर से जंग का खतरा पैदा हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, इस ब्रेक के बाद आकर बात करते हैं। वेलकम बैक। अमरीकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि इसराइल किसी भी लम्हे ईरान पर हमला कर सकता है और इस सिलसिले में इसराइली हुकाम ने अमरीका को पेशगी इतला भी दे दी है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल ने वाजे किया है कि वो ईरान के अंदर एक बड़े ऑपरेशन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब अमरीका को खदशा है कि इसराइली हमले की सूरत में ईरान इराक में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बना सकता है। इसी तनाजुर में अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में अपने मौजूद तमाम गैर सफारती अमले और फौजी एहलकारों के खानदानों को फौरी तौर पर वहां से निकलने की इजाजत दे दी है। अमरीका ने बहरीन और इराक में भी अपने गैर सफारती अमले को इनखला की हिदायत जारी कर दी है। ईरानी वज़ीर दिफा ने खबरदार किया है कि अगर जंग मुसल्लत की गई तो ईरान भरपूर जवाब देगा और दुश्मन को इससे कई गुना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अमरीका से जौहरी मुआहदा ना होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। अब ये जो हालिया तनाज़ा है, इसकी क्या वजह है? ईरान और इसराइल और अमरीका के दरमियान जो है वो एकदम से कशीदगी क्यों बढ़ गई है? दुरानी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर सफारतकार हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आसिफ दुरानी साहब, ये जो हालिया कशीदगी है, अब एक तरफ तो बयानात है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जौहरी मुआहदे के हवाले से भी बात चल रही थी। ये जो अमेरिकन मीडिया इस वक्त रिपोर्ट्स पे दे रहा है कि किसी भी वक्त ये हमला हो सकता है, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? रहमान साहब, ये जंग का खतरा तो हर वक्त रहता है। हम मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं, उसमें खासकर ईरान पे तो आप देखेंगे तो बहुत ही प्रेशर है। और सिंस सितंबर लास्ट ईयर जब से हमास और हिजबुल्ला उन पे इजराइल ने जो है अपना ऑनस्लॉट किया, उसके बाद से ये सूरत हाल बदल गई। और ख़ासकर दिसंबर में जब सीरिया के अंदर जो चेंज आई वो ईरान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। तो इसलिए इजराइल की और अमेरिका की कोशिश ये रही है कि ईरान को कॉर्नर किया जाए, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली उसको अंडर सैंक्शन लेके आए हैं। तो ये इस वक्त ये जो बातें हो रही हैं जंग की या इजराइल किसी वक्त हमला कर सकता है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी जो धमकी रही है इस मामले में कि या तो डील होगा या फिर वॉर होगी, तो ये मेरे नज़दीक प्रेशर टैक्टिक्स हैं। लेकिन इसमें हक़ाइक़ भी शामिल हैं। हम इसमें मिडिल ईस्ट की सूरत हाल हमेशा इतनी मर्क्यूरियल रही है कि उसको हम जंग के एलिमेंट को रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन इसमें जो दूसरी तरफ जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत चल रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया है कि वो को खास उम्मीद उनको नजर नहीं आ रही, लेकिन जो अगला राउंड है, 5 राउंड हो चुके हैं, आपको लगता है इस सारे मामले का फर्क उधर भी पड़ सकता है या वहां पर कुछ ये जो प्रेशर बढ़ाने की बात हो रही है वहां पर सूरत हाल कोई तब्दील हो सकती है? मुज़ाकरात हो रहे हैं अभी जैसे आपने फरमाया, अगला 6ठा दौर होगा। इसके अंदर जो असल पोजीशन है जो कि अमेरिकन मीडिया की तरफ से ही कहा जा रहा है, ये अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना जो इनरिचमेंट का प्रोसेस है वो कुल्ली तौर पर ख़त्म कर दे, और ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं है जी। जो JCPOA था उस मुआहदे के तहत ईरान को 3.6% इनरिचमेंट की इजाज़त थी, लेकिन जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जब वो इक़्तिदार में आया और 2018 में उन्होंने ईरान पे भी सैंक्शंस और सख्त कर दी, तो फिर ईरान ने इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ा है। और इस साल 3 जनवरी को फॉरेन अफेयर्स में फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ, जो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनका एक आर्टिकल छपा जिसमें उन्होंने कहा कि जब अमेरिका मुआहदे से जो है वो रूगर्दान हो गया तो फिर हमने जो इन्वेस्टमेंट है उसको 60% पे ले गए। तो उन्होंने इस मैसेज में एक इम्प्लाई किया कि अगर आप हम पे इस तरह से प्रेशर डालेंगे या हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी पे एक्सेस नहीं होने देंगे तो फिर ये सूरत हाल होगी। और अगर आप हमें चाहे वो जंग के जरिए डराएंगे या सैंक्शंस के जरिए, तो ईरान के पास ये ऑप्शन मौजूद है। और मेरे नज़दीक तो ये है, बल्कि तो कोलैबोरेशन भी है, खुद ईरानी सोर्सेज ने भी कहा है कि ईरान वो नो हाउ है, कैपेबिलिटी है, वो हासिल कर चुका है। और ये सिर्फ उसने एक पॉलिटिकल डिसीजन लेना है कि वो अपने प्रोग्राम को वेपनाइज करना चाहेगा या नहीं। राइट। लेकिन नूरानी साहब, अभी एक तरफ ये जंग की धमकी है, दूसरी तरफ प्रेशर बढ़ाया जा रहा है ईरान पर। इसी दौरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने भी ईरान के खिलाफ एक करारदाद मंजूर कर लिया। आपके ख्याल में ईरान का रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है और क्या प्रेशर बढ़ाने में ये कामयाब होंगे ईरान पर? तो फ्रॉम द डे वन है, 2003 से ऑनवर्ड जो है, जब ये अफशा हुआ कि ईरान ने अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहा है, तो वो प्रेशर रहा है। और ईरान पे सैंक्शंस जो है वो 79 ऑनवर्ड चली आ रही। इसलिए ईरान के लिए अहम बात ये है कि अगर वो न्यूक्लियर डील होता है किसी भी तरह का, तो उसके लिए ज़रूरी ये है नंबर 1 कि ईरान के खिलाफ जो सैंक्शंस हैं उनको उठाया जाए, क्योंकि इससे ईरान के इक़्तिसाद पे बड़ा बुरा असर पड़ा है। और दूसरा है कि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस उनका हक है। और तीसरी बात ये है कि ईरान की जो डिक्लेरेटरी जो पोजीशन है वो ये है कि वी डोंट वांट न्यूक्लियर वेपन्स, ये तो ये है। लेकिन जब आपके पास कैपेबिलिटी आ जाती है तो फिर इंटेंशंस जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। जी ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया। आसिफ दुरानी हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेजबान रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।